औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और हस्बे वादा आज जो हमारा एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने बात की थी कि एक फैटल एक्सप्लोजन हुआ था। रूरल ऑयल प्रोडक्शन फील्ड थी रलीग मिसिसिपी में, जो कि जून 5, 2006 को हुआ था इंसिडेंट, और जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो थे उनकी डेथ हो गई थी और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर था वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था। और जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह थी कि फ्लेमेबल वेपर्स जो थे वो 2 टैंक से निकले थे और वो एक वेल्डिंग एक्टिविटी की वजह से इग्नाइट हो गए थे। अब हमने फोकस करना है इसमें लेसन लर्न कि हम इसमें से क्या चीज़ें सीख सकते हैं और वो हम अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें ताकि हम अपने एरिया में इस तरह के किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। तो पहली चीज़ जो थी कि स्टेंगर कंपनी के वर्कर्स जो थे उन्होंने वेल्डिंग ऑपरेशन से पहले टैंक 2 और टैंक 3 को आइसोलेट नहीं किया था, जिसमें फ्लेमेबल वेपर्स मौजूद थे। और टैंक 3 के जो खुले हुए जो उसका वेंट पाइप था उसको भी उन्होंने कैप नहीं किया था और ये हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा सोर्स था। और वर्कर्स ने टैंक 4 पर काम करने से पहले टैंक 2 और 3 को ना तो उन्होंने साफ़ किया था, ना एंड पाइप को कैप किया था। और अगर टैंक 2 में मौजूद जो रेजिड्यू ऑयल रह गया था, अगर उसको निकाल दिया जाता और पानी से फ्लश कर दिया जाता तो फ्लेमेबल वेपर्स का जो सोर्स था वो ख़त्म हो जाता और इस तरह का ये इंसिडेंट नहीं होता। इसके अलावा जो है फ्लेमेबल गैस डिटेक्टर जो है वो वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ था, जो कि वहाँ पे यूज़ करना चाहिए था ताकि वो इंश्योर करता कि फ्लेमेबल वेपर जो है उस वर्क एरिया में या टैंक 4 के अंदर मौजूद हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें उनको वेल्डिंग से पहले चेक करनी चाहिए थी। और वर्कर ने कहना चाहिए कि ओपन फ्लेम को वहाँ पे यूज़ किया, जिसको नॉर्मली वहाँ पे वो टैंक फ्लैशिंग के तौर पे कॉल कर रहे होते हैं, और उसके थ्रू उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की कि फ्लेमेबल वेपर्स वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। और जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो ये चीज़ रिवील हुई कि ये उनकी एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि वो फ्लैशिंग को यूज़ किया करते थे। यहाँ फ्लैशिंग में उस टर्मिनोलॉजी को कह रहा हूँ कि एसिटिलीन टॉर्च को लिट करने के बाद वो टैंक के अंदर डालते थे ताकि पता चल जाता था फ्लेमेबल वेपर हैं या नहीं। तो ये बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिस थी, लेकिन ये वहाँ पे उनकी ये अनसेफ प्रैक्टिस एक कॉमन प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ हो रही थी। अगर गैस टेस्टिंग डिवाइस को वहाँ पे यूज़ कर लेते, यानी कि अगर मल्टी गैस डिटेक्टर से वहाँ वो टेस्टिंग कर लेते, फ्लेमेबल वेपर्स को डिटेक्ट कर लेते, तो मोस्ट लाइकली जो उन्होंने फ्लैशिंग मेथड को यूज़ किया, तो अगर वो प्रॉपर डिटेक्शन को यूज़ कर लेते डिटेक्टर के थ्रू, तो वहाँ पे ये एक्सप्लोजन जो है ये नहीं हो सकता था, इसको वो रोक सकते थे। मेकशिफ्ट वर्क प्लेटफॉर्म ये भी एक बड़ी ही अनसेफ प्रैक्टिस थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर का जो क्रू था उन्होंने सेफ़ वर्क प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, और जो कि एलिवेटेड सरफेसेस के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये टैंक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और बजाय इसके कि वो वहाँ पे एक स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म बनवाते ताकि वेल्डर वहाँ पे खड़ा होता और काम करता, तो कॉन्ट्रैक्टर क्रू ने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने एक लैडर को लेआउट किया जो टैंक 2 और 3 से होती हुई टैंक 4 तक टच हो रही थी, और फिर इस तरह से वो वहाँ पे खड़ा हुआ और उसने वहाँ पे जाके वेल्डिंग को स्टार्ट किया। अब ये जो मेक शिफ्ट वर्क प्लेटफॉर्म था, देखिए मेक शिफ्ट इक्विपमेंट कभी भी ना सही होता है, ना इसी तरह से मेक शिफ्ट वर्क प्रैक्टिस जो आप लोग कर रहे होते हो वो भी बहुत ही अनसेफ होती है। तो हमें प्रॉपर टूल, प्रॉपर प्रोसीजर को यूज़ करना होता है और प्रॉपर इक्विपमेंट को। अब यहाँ पे अगर वो स्कैफोल्डिंग को यूज़ कर लेते तो बड़े अच्छे तरीके पे काम हो सकता था। और एक और चीज़ क्या थी, जो 2 क्रू मेंबर्स थे वो टैंक 3 के ऊपर लैडर रख के वहाँ पर खड़े हो गए, और कहना चाहिए टैंक 4 के ऊपर भी उनका जो जिसके ऊपर वेल्डिंग हो रही थी उसके ऊपर उनका सुपरवाइज़र जाके खड़ा हो गया। तो ये जो 2 लोग जो उस लैडर के ऊपर खड़े हुए उसको बैलेंस करने के लिए, अगर ये लोग वहाँ ना होते तो कम से कम ये 2 फैटलिटीज़ को भी वहाँ से बचाया जा सकता था। इसी तरह से सिर्फ हॉट वर्क गाइडलाइंस हैं कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं गाइडेंस कि सेफली वर्क जो है वो आप परफॉर्म करें हॉट वर्क एरिया में, जो कि ऑयल फील्ड के अंदर हो रहे होते हैं या फिर पेट्रोलियम टैंक्स के आसपास या उनके ऊपर आप ये कर रहे होते हैं। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA या फिर अमेरिकन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज API जो है वो रिकमेंड करती हैं हॉट वर्क प्रैक्टिसेस को और एड्रेस करती हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस को इस हॉट वर्क के लिए। अब कुछ मैं इसी में से कुछ फॉलोइंग NFPA स्टैंडर्ड या API रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर ये इसको यूज़ कर रहे होते तो इस हादसे को रोक सकते थे। और इसमें पहली चीज़ क्या है कि आइसोलेट करना है उस एरिया को जहाँ पे हमने वेल्डिंग की जॉब करनी है, किसी भी पाइपिंग से, फ्लेमेबल कंबस्टेबल लिक्विड से, वेपर से या फिर किसी भी रेजिड्यू से। और उसके लिए कोई उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, कोई उसके ऊपर ब्लाइंड यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी अदर फिजिकल आइसोलेशन हो सकती है। जिस तरह के ये वेंट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम आइसोलेट प्रॉपरली कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ कि हमें परफॉर्म करना है फ्लेमेबल गैस टेस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग यूजिंग अ फ्लेमेबल गैस डिटेक्टर। हॉट वर्क करने से पहले भी और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हॉट वर्क के दौरान भी आप बार बार जो है वहाँ इस एरिया की गैस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ताकि पता चलता रहे कि उस एरिया के अंदर फ्लेमेबल वेपर्स दोबारा से तो नहीं आ गए, कहीं आसपास के एरिया से कोई लीकेज तो नहीं है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी हमें परफॉर्म करनी होगी। रिमूव फ्लेमेबल और कम्बस्टिबल लिक्विड वेपर्स एंड रीटैंक्स एंड ऑल एसोसिएटेड पाइपिंग। और उस सराउंडेड एरिया में जहाँ आपने हॉट वर्क करना है वहाँ से कम्बस्टिबल लिक्विड्स वेपर्स जो हैं ये सब आपने वहाँ से उस एरिया से निकाल देने हैं। इशू रिटन हॉट वर्क परमिट्स, और आपके पास एक रिटन हॉट वर्क परमिट होना चाहिए, वहाँ पे इशू होना चाहिए। एंश्योर दैट हॉट वर्क इज़ परफॉर्म बाय ट्रेन पर्सनल हु अंडरस्टैंड द हैजर्ड एंड आर क्वालिफाइड एंड ट्रेन। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, हॉट वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वो ट्रेन लोग हों और उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो कि जो वो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर कौन से हैजर्ड्स मौजूद हैं, वो क्वालिफाइड और ट्रेन होने चाहिए। यूज़ एक्सट्रीम कॉशन when working on a tank has held flammable combustible material or that contains vapors related to the substances that are or were previously stored। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें एक्सट्रीम कॉशन यूज़ करना है जब भी हम किसी टैंक के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर कभी भी फ्लेमेबल वेपर्स फ्लेमेबल मटेरियल था, कम्बस्टिबल मटेरियल था, या उसके अंदर वेपर्स थे, या कभी प्रीवियसली उसके अंदर वेपर्स को या इस लिक्विड को स्टोर किया गया हो। क्योंकि चांसेस रहते हैं कि उसके रिमूव करने के बाद भी अगर प्रॉपरली उसको पर्ज नहीं किया गया है, क्लीन नहीं किया गया है, तो वेपर्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं। इंश्योर करना है कि जो हर शख्स जो उस एरिया में काम कर रहा है वो अच्छी तरह से इस जॉब के बारे में अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमने क्या जॉब परफॉर्म करनी है। इसी तरह से इंश्योर करना है कि एवरीवन जो वहाँ पे इन्वॉल्व है इस वर्क के लिए क्लियरली अंडरस्टैंड करता है हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद वेल्डिंग और नियर फ्लेमेबल मटेरियल। तो जो भी शख्स वहाँ पे काम कर रहे हैं हमने इसको भी इंश्योर करना है कि वो इस हॉट वर्क से या अपनी जो भी जॉब है उसके अंदर जितने भी हैजर्ड्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर वहाँ पे वेल्डिंग की एक्टिविटी हो रही है तो फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ पे मौजूद है करीबी एरिया में नहीं है, इस चीज़ को वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। एंड और साथ साथ ये जो स्टोरेज टैंक है या इस तरह के मटेरियल हैं उनकी कहना चाहिए सेफ्टी को इंश्योर करें ताकि हम किसी भी इंजरी से बच सकें। लैक ऑफ अ रिटन सेफ्टी प्रोग्राम। अब जो पैट्रिज रिलीफ कंपनी जो थी उनके पास कोई प्रॉपर जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी किसी भी शख्स के लिए जो कि ऑयल फील्ड के अंदर काम कर रहा है। सिंगर्स जो थी उन्होंने भी कोई अपना कहना चाहिए फॉर्मल सेफ्टी का प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ था अपने लोगों के लिए, और ना ही जो पैट्रिज रिलीफ कंपनी है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इन्फोर्स किया कि आपके पास ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। API 74 जो है जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फॉर ऑन शोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ऑपरेशन है जो कि 2001 का स्टैंडर्ड है, वो रिकमेंड करता है कि साइट सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो इन प्लेस होना चाहिए बिफोर वर्क इज़ परफॉर्म एट अ वर्क साइट पे जॉब को परफॉर्म करने से पहले ये प्लान वहाँ पर मौजूद होना चाहिए और उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जिसको एड्रेस किया जाए, और वो एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोग्राम होना चाहिए। अब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो पैट्रिज रिलीफ या जो सिंगर कंपनी थी दोनों ने जो अवेलेबल गाइडलाइंस थी हॉट वर्क सेफ्टी की, जैसे कि NFPA 326 था या फिर API 2009 था, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। ट्रेनिंग ऑफर्ड बाय ट्रेड एसोसिएशंस एंड मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो प्रोवाइड करती हैं गाइडेंस जो कि बहुत हेल्पफुल होती है वर्कर्स के लिए जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं। इसी तरह एक रिटन सेफ्टी प्लान जो है या वर्क प्रोसीजर जो है वो असेस कर रहा होता है वर्कर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सकें और एलिमिनेट कर सकें उन हैजर्ड्स को जिस जगह पे वो काम करने जा रहे हैं, अच्छे से उन हैजर्ड्स को समझें और उनको एलिमिनेट भी कर सकें। स्टिंगर और पैट्रिज रिलीफ कंपनी जो थी उन्होंने हॉट वर्क गाइडेंस जो कि API या NFPA की तरफ से थी या OSHA की जो गाइडलाइंस थी उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। अगर वो फॉलो करते तो इस इंजरी को वो रोक सकते थे, प्रिवेंट कर सकते थे। तो ये वो लेसन लर्न है कि जो जब इनको हम अच्छे से समझेंगे और अपने लोगों तक पहुंचाएंगे तो हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे होंगे कि हम जब भी इस तरह का कोई हॉट वर्क इस तरह के एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे फ्लेमेबल कम्बस्टिबल लिक्विड स्टोर किए गए थे या फिर वो वहाँ पे कहना चाहिए वहाँ से निकाले गए हैं और उसके बाद प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, उस एरिया को नहीं किया है या उस टैंक को क्लीन नहीं किया है, तो हमें यही तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जब हम उस एरिया में काम कर रहे हों तो इस तरह का कोई इंसिडेंट वहाँ पर ना हो। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।